ना रिसेंटली आपको याद होगा मैंने वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको ये बताया था कि रशिया और चाइना लगातार ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं और भविष्य में आप देखोगे कि ईस्ट एशिया में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट होगा। इसकी नींव रशिया ने ऑलरेडी रख दी है। जिस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्रह्मोस इंडिया में, उसी का जो वर्जन रशिया के पास है ना, रशिया ने वैसा ही मिसाइल बिल्कुल जापान के पास कर दिया है डिप्लॉय। यहां पर आप देख पाएंगे आर्टिकल, रशिया इर्क्स जापान। इर्क करने का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना। रशिया इर्क्स जापान डिप्लॉयज ब्रह्मोस लाइक मिसाइल बैटरी ऑन डिस्प्यूटेड कुरिल आइलैंड। ना पहली बात तो ये जान लो कि जैसे भारत के पास ब्रह्मोस है ना, रशिया के पास कौन सा मिसाइल है ना। अगर ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने वाली जो कंपनी है, जो इसको मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है ब्रह्मोस एरोस्पेस, इनकी जो मेन वेबसाइट है वहां पर आप देखोगे तो लिखा है कि 1983 ये वो साल था जब इंडिया और उस वक्त यूएसएसआर ने डिसाइड किया कि हम मिलकर मिसाइल्स डेवलप करेंगे और इसी प्रोजेक्ट के अंडर इवेंचुअली हमने बनाया था ब्रह्मोस मिसाइल। मगर ब्रह्मोस मिसाइल ना एक्चुअली एक यूएसएसआर के मिसाइल से काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड है और इस मिसाइल का नाम है P-800 ऑनिक्स। और हालांकि मुझको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि वैसे आप अगर कंपेयर करोगे तो ब्रह्मोस मिसाइल थोड़ा सा आपको ज़्यादा एडवांस मिलेगा कंपेयर टू P-800 ऑनिक्स। मगर रशिया हमेशा से ना यही मिसाइल यूज़ करता आया है। रशिया के मिलिट्री में आपको ब्रह्मोस मिसाइल मिलेगा नहीं। आज भी आप अगर ब्रह्मोस मिसाइल को यूज़ करने वाली मिलिट्री फोर्सेस की लिस्ट देखोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगी भारतीय आर्मी, भारतीय नेवी, भारतीय वायुसेना और अब बहुत ही जल्द फिलीपींस की मरीन कोर, क्योंकि फिलीपींस ने ब्रह्मोस परचेज किया है इंडिया से। रशिया ने कभी ब्रह्मोस यूज़ किया नहीं क्योंकि इनको लगता था कि P-800 ऑनिक्स काफ़ी है। और अभी रशिया ने रिसेंटली क्या किया कि जापान के साथ जो इनके डिस्प्यूटेड टापू हैं वहाँ पर ये ब्रह्मोस जैसा मिसाइल मतलब कि P-800 ऑनिक्स कर दिया है डिप्लॉय। अब यहाँ पर आप कहेंगे चलिए ठीक है, माना कि कुरिल टापुओं को लेकर जापान और रशिया के बीच में विवाद है। ये विवाद वर्ल्ड वॉर 2 से चल रहा है और आप जान के हैरान होंगे वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अब तक रशिया और जापान ने एक पीस ट्रीटी साइन नहीं करी है। शांति समझौता अभी तक हुआ नहीं है। दोनों कंट्रीज ने अभी तक बस सीज फायर कर रखा है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। आप यही कह लीजिए ये दोनों कंट्रीज़ की लीडरशिप में कमी है कि आज तक 2022 में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से जो वॉर शुरू हुई थी वो ये दोनों देश ख़त्म नहीं कर पाए। और ये जो डिस्प्यूट है कुरिल टापुओं को लेकर ये बना हुआ है। और हाल ही में जापान के कुछ ऐसे एक्शंस हैं जिसे रशिया ने बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया। पहली बात तो ये है कि जापान ने ना यूएसए के साथ बड़े स्केल पर मिलिट्री एक्सरसाइज करी है रशियन बॉर्डर के पास। रशिया ने उसी वक्त जापान को कहा था कि हम इसका जवाब देंगे, वी विल रिटेलिएट। और हम देख रहे हैं अब कि रशिया जवाब दे भी रहा है। उसके अलावा आपको पता होगा कि यूक्रेन इशू को लेकर जापान हैवी सैंक्शन लगा चुका है रशिया पर। फिर हमने ये भी देखा है कि जापान उन कंट्रीज में से है जिन्होंने ऑयल प्राइस कैप लगा दिया है रशिया पर। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा ना कि G7 कंट्रीज, G7 में आपको पता होगा जापान भी आता है, तो G7 कंट्रीज ने एक प्लान कर दिया है अप्रूव, जिसके अंडर दुनिया भर के देशों को G7 ने यह कहा है कि रशिया से तेल परचेज करना है तो $60 या फिर $60 से कम के रेट में परचेज करना। अगर $60 के ऊपर का प्राइस दिया रशिया को तो जो G7 और यूरोपियन यूनियन के देश हैं ये अपनी कार्गो शिप्स, जो अपने ऑयल टैंकर की शिप्स हैं, ये सर्विस में नहीं देगी। इनकी टैंकर शिप्स बॉयकॉट कर देगी उस देश को जो रशिया का प्राइस कैप फॉलो नहीं करेगा। तो देखिए जियोपॉलिटिक्स में ना हर कंट्री बड़ा स्टेप तभी उठाता है जब उसके पास बहुत सारे रीजंस इकट्ठा हो जाते हैं। रशिया के पास मैं आपको बता दूं आज के समय इतने रीजंस हैं कि ये स्मॉल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन भी कर दे जापान के अगेंस्ट। और इन द फ्यूचर आप देखोगे ऐसा हो सकता है, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। और घूम फिर के देखिए इन दी एंड इंडिया के सामने एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन होगा। जापान जो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में परहैप्स सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, चाहे आप दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देख लो, उसके अलावा जो हमारा फ्राइट कॉरिडोर है वो देख लीजिए, जो हमारे एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं वहां पर आप देख लो, हर जगह जापान ने हमको दिए हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और अभी रिसेंटली जापान ने यह कहा है कि ये $42 बिलियन भारत में और निवेश करेंगे आने वाले 5 साल में। ये जापान के नए प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने ऑफिशियली कहा है। दूसरी तरफ है रशिया जो इंडिया को अश्योरिटी देता है कि इवन दो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी परमानेंट सीट नहीं है, मगर हम मान के चलते हैं कि रशिया का वीटो हमारा वीटो है। कल को अगर ज़रूरत आन पड़ी तो अगर हम कुछ चीज़ नहीं रोक पाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, रशिया हमारे बिहाफ पर उसको रोक देगा। तो भारत के लिए आने वाला समय बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा। मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा, इन द ग्रैंड जियोपॉलिटिकल गेम जो हमारे सामने बिक चुका है इन ईस्ट एशिया,
यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपके हिसाब से किस कंट्री को, इंडिया को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, रशिया या फिर जापान? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर किसी की कमेंट बहुत अच्छी होगी तो मैं उसको पिन भी कर दूंगा ताकि बाकी लोग भी देख पाएं उस कमेंट को। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक्स। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एसएससी एग्जामिनेशन, तो एसएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे एसएससी के एग्जाम का कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पे और फिर जो ये सारे कोर्सेज हैं आपके सामने आ जाएंगे। जो प्राइसेस यहाँ पर लिखी है ना, ये पे करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है ना कि 24 महीने का जो कोर्स है ये आपको पड़ेगा 337 रुपीज़ पर मंथ का। ये प्राइस पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द प्रोमो कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।